नमस्ते नमस्ते। क्या हालचाल? और बताओ, एनालिसिस कैसी चल रही है? हाँ, वही फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर, जिससे बड़ा घबरा रहे थे आप। मजा आ रहा है टाइट्रेशन करने में? सवाल पूछ लूं मैं? बताओ, टाइट्रेशन क्या होता है? लोग पूछते हैं मुझसे, शादी करोगे? क्या आप मुझे लाइक करते हो? मैं गरीब आदमी साइंस वाला क्या पूछता हूँ, टाइट्रेशन क्या होता है? अरे सर, कैसी बातें कर दी। हम इतने टाइम से टाइट्रेशन पढ़ रहे हैं। चाहे किसी एसिड का सिंथेसिस करना हो या फिर किसी बेस का, उसके सिंथेसिस करने के बाद अगर उसका स्टैंडर्डाइजेशन करना हो, उसका एस्टिमेशन करना हो, तो हम टाइट्रेशन की मदद से ही तो करते थे। या फिर हमने कितने तरह के टाइट्रेशन देख लिए। एक्वस टाइट्रेशन, नॉन एक्वस टाइट्रेशन, एसिड बेस टाइट्रेशन, वो एक्वस में ही आ गया। उसके बाद प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। और फिर आप क्या पूछ रहे हो कि हमें टाइट्रेशन आता है कि नहीं? अरे सर, बख्श दो यार, कैसा मजाक है ये। टाइट्रेशन में करना ही क्या है सर? एक तो ब्यूरेट लेना है, ठीक है। ब्यूरेट के अंदर टाइट्रेंट को फिल करना है। नीचे कॉनिकल फ्लास्क लेना है जिसमें सॉल्वेंट होगा, आपका एनालाइट सॉल्यूशन होगा, साथ में आपका इंडिकेटर होगा। और इंडिकेटर वही होता है जो कि एंड पॉइंट का पता लगाता है। अगर हमारी रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है तो यही इंडिकेटर कलर चेंज करता है और हमें बताता है कि इंडिकेटर कलर चेंज होने से रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है। इंडिकेटर कई तरह से देखे थे। डिफरेंट टाइप ऑफ टाइट्रेशन में डिफरेंट टाइप ऑफ इंडिकेटर रिक्वायर्ड होते हैं, जैसे कि फिनोप्थेलिन, मिथाइल ऑरेंज, म्यूरेक्साइड, ईबीटी, एरियोक्रोम ब्लैक टी, जो कि कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में देखा गया था। ठीक है सर, हमें पता है, सारी टाइट्रेशन हमें आती है। अब एक बात बताओ, क्या आपको प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन याद है क्या? अरे हाँ सर, नाम से पता लग रहा। प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन मतलब कि यहाँ पर प्रेसिपिटेट बनेगा। देखो, नाम से पता लग रहा, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन मतलब कि यहाँ पर आपके पास क्या था? टाइट्रेंट था और नीचे आपका एनालाइट सॉल्यूशन था, सुटेबल सॉल्वेंट में था। और यहाँ पर क्या था? इंडिकेटर था। इंडिकेटर था। अब हो क्या रहा था यहाँ पर? जैसे जैसे टाइट्रेंट आ रहा था वैसे वैसे ये न्यूट्रल हो रहा था आपका एनालाइट का सॉल्यूशन। एक कंडीशन ऐसी आ रही थी कि टाइट्रेंट ने इस एनालाइट सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करके पूरी तरह से यहाँ पर प्रेसिपिटेट बना लिया था, इस तरह से प्रेसिपिटेट बना लिया था। और उसके बाद टाइट्रेंट जो है, जब पूरा प्रेसिपिटेट बन चुका है, उसके बाद ये टाइट्रेंट जो है इंडिकेटर के साथ रिएक्ट कर रहा था और कलर शो कर रहा था। ऐसे ही कुछ हो रहा था ना, क्योंकि हमें पता है कि इंडिकेटर वो सब्सटेंस होते हैं जो कि टाइट्रेशन में, जो कि हमारे रिएक्शन में, जो कि हमारे एनालिसिस में एंड पॉइंट देता है। और एंड पॉइंट का मतलब होता है कि हमारी टाइट्रेशन जो है कंप्लीट हो चुकी है। तो सर, नाम से तो पता है हमें, प्रेसिपिटेशन मतलब कि प्रेसिपिटेट बन रहा था। और जब पूरी तरह से प्रेसिपिटेट बन चुका था, हमने कई तरह के प्रेसिपिटेट देखे थे। मोर्स मेथड, वोलार्ड्स मेथड, मॉडिफाइड वोलार्ड, फजान्स मेथड, अलग अलग तरह से प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन करा था, है ना। सारे मेथड्स देखे थे। हमने ये भी देखा था कि वोलार्ड था तो फिर मॉडिफाइड वोलार्ड मेथड की जरूरत क्यों पड़ी। सारी चीजें हमने अच्छे से कवर करी थी। ठीक है सर, वो तो कवर कर चुके हैं ना। अभी आज का टॉपिक तो ग्रेविमेट्री है, और थंबनेल भी ग्रेविमेट्री का है, और सारी लाइंस भी ग्रेविमेट्री की है। तो फिर ये प्रेसिपिटेशन को लेके अभी क्यों बोल रहे हो? देखो, ध्यान से सुनना। मैंने आपको क्या बोला कि प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन में प्रेसिपिटेट बनता था। अब जो ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस होती है, जो ग्रेविमेट्रिक टाइट्रेशन होता है, यहां पर भी प्रेसिपिटेट बनता है। यहां पर भी क्या होता है? इस तरह से आपको प्रेसिपिटेट बनता हुआ दिखेगा। ठीक है सर, ग्रेविमेट्री में भी प्रेसिपिटेट बनता है। अब आगे क्या? अब ध्यान से सुनना। यहां पर प्रेसिपिटेट बनने के बाद इस प्रेसिपिटेट को हम करते हैं आइसोलेट। इस प्रेसिपिटेट को निकाला जाता है। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ जी। प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन तो यही कंप्लीट हो गई थी कि प्रेसिपिटेट बन गया। अब जो टाइट्रेंट की अगली ड्रॉप आएगी वो इंडिकेटर के साथ रिएक्ट करके इंडिकेटर कलर चेंज कर देगा और टाइट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी, एंड पॉइंट आ जाएगा, हमें पता लग जाएगा। पर यहां पर क्या होता है ग्रेविमेट्री में? जैसे ही आपकी प्रेसिपिटेट बनता है, इस प्रेसिपिटेट को करा जाता है आइसोलेट। और आइसोलेट करना है मतलब कि बाहर निकालना है, तो विद द हेल्प ऑफ फिल्टर पेपर आप करते हो इसे आइसोलेट। आइसोलेट करने के बाद आप इसे वॉश करोगे, ड्राई करोगे, हीट करोगे, कूल करोगे, उसके बाद इसको वे करोगे। क्या करोगे? वे करोगे। आई रिपीट, वॉश करना है, ड्राई करना है, हीट करना है, मतलब कि आप इग्निशन भी कह सकते हैं, डाइजेशन भी कह सकते हैं। अंदर अगर करते हो तो डाइजेशन बताऊंगा मैं, है ना।
फिर आपको इसको कूल करना है और उसके बाद आपको इसको वे करना है। मतलब कि सर जो हमारी प्रेसिपिटेट बन रहा था, सबसे पहले आप कह रहे हो कि उस प्रेसिपिटेट को आइसोलेट करो। ठीक है सर, ये प्रेसिपिटेट को हमने बाहर निकाल लिया। अब क्या करना है, जैसे आप बाहर निकालोगे फिर आपको मल्टीपल स्टेप्स से गुजरना है। ध्यान से सुनना, प्रेसिपिटेट बन गया पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जैसे ही प्रेसिपिटेट बना, उस प्रेसिपिटेट को आइसोलेट करना, उसको वॉश करना, उसको ड्राई करना, उसको हीट करना, उसको कूल करना, एट लास्ट जब वो प्रेसिपिटेट पूरा तैयार है तब उसको वे करना। और ग्रेविमेट्री का नाम ग्रेविमेट्री ही क्यों है, क्योंकि यहां पर जो भी प्रेसिपिटेट बनता है उसको हम वे करके पता लगाते हैं कि कितना यहां पर सब्सटेंस प्रेजेंट था। देखो ध्यान से सुनना, मैं आपको और अच्छे से समझाता हूं। जैसे मान लीजिए ये आपके पास एक सॉल्यूशन है, ये एक सॉल्यूशन है ना, दिस इज योर सॉल्यूशन। अब आपको मैंने बोला कि यहाँ पर सब्सटेंस का पता लगाओ। लेट सपोज यहाँ पर मैंने आपको बोला कि बेरियम आयन का पता लगाओ कि कितना बेरियम आयन है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, किसी एक सॉल्यूशन में, किसी एक सैंपल में आपको एक पर्टिकुलर सब्सटेंस का पता लगाना है। आपको एक पर्टिकुलर सब्सटेंस का पता लगाना है। तो विद द हेल्प ऑफ ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, विद द हेल्प ऑफ ग्रेविमेट्री टाइट्रेशन आप पता लगा सकते हैं आपके सॉल्यूशन में, आपके सैंपल में कितना पर्टिकुलर सब्सटेंस प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस है क्योंकि यहां पर आप क्वांटिटी का पता लगा रहे हैं। तो ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस और ग्रेविमेट्रिक टाइट्रेशन इज ए क्वांटिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन। साथ ही साथ यहां पर आप उस प्रेसिपिटेट का प्यूरिटी भी बता सकते हैं कि हमारा जो ये सब्सटेंस है ये कितना अमाउंट में प्रेजेंट है, साथ ही साथ ये कितना प्योर है, प्यूरिटी भी बता सकते हैं। तो आप यहां पर किसी भी सॉल्यूशन में, किसी भी सैंपल में सब्सटेंस का पता लगा सकते हैं कि कितनी क्वांटिटी में वो सब्सटेंस प्रेजेंट है और वो सब्सटेंस कितना प्योर है। ये दोनों ही चीज आप पता लगा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस और ग्रेविमेट्रिक टाइट्रेशन। और यहां पर आप पीपीटी को वे करके पता लगाएंगे, इसलिए इसका नाम रखा गया है ग्रेविमेट्री। ठीक है सर, इतना हमें क्लियर हो गया कि ग्रेविमेट्री में हम क्या करेंगे, किसी भी सॉल्यूशन में, किसी भी सैंपल में एक पर्टिकुलर सब्सटेंस का पता लगाएंगे और उस सब्सटेंस की प्यूरिटी का भी पता लगाएंगे, वो हो गया ग्रेविमेट्री। और ग्रेविमेट्री को ग्रेविमेट्री इसलिए कहा गया है क्योंकि एट लास्ट जो भी पीपीटी बनेगी, जो भी ड्राई करके पीपीटी आएगी, कूल होकर पीपीटी आएगी, फाइनल पीपीटी, उस प्रेसिपिटेट को हम वे करेंगे और वे करने से हम उसका अमाउंट पता करेंगे। दैट्स व्हाई ग्रेविमेट्री। ठीक है, अब देखो यहां पर आपको दे रखा है प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल में वही सब आएगा, वॉशिंग, कूलिंग, ड्राई, हीट वगैरह। ठीक है, फिर आपको दे रखा है स्टेप्स इन्वॉल्व इन ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। तो मतलब कि जब आपका प्रेसिपिटेट बन चुका है तो प्रेसिपिटेट बनने के बाद कौन कौन से स्टेप्स को आपको फॉलो करना है। तो सबसे पहले हो गया आइसोलेशन, फिर हो गया वॉशिंग, फिर हो गया ड्राइंग, फिर हो गया इग्निशन या फिर हीट, फिर हो गया कूलिंग, फिर हो गया वेइंग, फिर हो गया कैलकुलेशन। तो ये जो मल्टीपल स्टेप्स जो इन्वॉल्व हो रही है ग्रेविमेट्री में, उससे क्वेश्चन बनता है कि ऐसी कौन कौन सी स्टेप्स है जो कि आपको फॉलो करना है ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद प्यूरिटी ऑफ द प्रेसिपिटेट, जो भी आपका प्रेसिपिटेट बना है, जो भी यहाँ पर पीपीटी बनी है, जो भी आपका प्रेसिपिटेट बना है वो कितना प्योर है, उसकी प्यूरिटी के बारे में बात करना। और किस कंडीशन में वो प्योर बनेगा, किस कंडीशन में वो इम्प्योर बनेगा। और अगर आपका प्रेसिपिटेट प्योर है तो क्या फायदा हो सकता है, और अगर आपका प्रेसिपिटेट जो है प्योर नहीं है, इम्प्योर है, तो क्या नुकसान हो सकता है। तो प्योरिटी ऑफ द प्रेसिपिटेट। उसके बाद आता है को प्रेसिपिटेशन एंड पोस्ट प्रेसिपिटेशन। इसको समझना ध्यान से। जैसे मान लीजिए यहां पर आपको प्रेसिपिटेट बन रहा है ना। अब यहां पर जैसे मान लीजिए आपका BaSO4 का प्रेसिपिटेट बना, ठीक है, सपोज हमने बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट बना दिया। अब उसके बाद यहाँ पे क्या होगा कि मान लीजिए कैल्शियम आयन प्रेजेंट था। अब वो कैल्शियम आयन भी क्या होगा, धीरे धीरे आएगा और इसके ऊपर एक और अपना प्रेसिपिटेट बना लेगा, इसके ऊपर एडजॉर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एडजॉर्ब। तो इसे कहते हैं को प्रेसिपिटेशन।
अब को प्रेसिपिटेशन कैसे कहते हैं, ध्यान से समझना। जैसे मान लीजिए अपना नॉर्मल BaSO4 का पीपीटी बनना था, वो तो बन गया। ये हमारा डिजायर्ड पीपीटी था, जो हमें चाहिए था, जो हमारा डिजायर्ड पीपीटी था वो तो बन गया। हमारी जो टाइट्रेशन हो रही थी, उस टाइट्रेशन में जो डिजायर्ड प्रेसिपिटेट था कि हाँ ये बनने वाला है, हमें ये एक्सपेक्टेड था कि ये बनने वाला है, तो वो बन गया। उसके बाद मान लीजिए सॉल्यूशन में आपका कैल्शियम भी प्रेजेंट था, और वो कैल्शियम एक कैसा है, बायावेलेंट है, Ca+2 है, मतलब कि बायावेलेंट है। और आप देख सकते हैं बेरियम जो बना है वो भी बायावेलेंट ही होता है। तो इन दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होने के कारण, आई रिपीट, इन दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होने के कारण ये कैल्शियम इसके ऊपर आके एड्सॉर्ब हो जाता है, और ये और कुछ नहीं इम्प्यूरिटी कहलाती है। क्योंकि हमें तो सिर्फ और सिर्फ बेरियम सल्फेट की पीपीटी चाहिए थी, ये हमारी डिजायर्ड पीपीटी थी, पर किसी वजह से मान लीजिए हमारे सॉल्यूशन में कैल्शियम आयन प्रेजेंट था, तो कैल्शियम एक बायावेलेंट आयन है, और हमारा जो बेरियम है वो भी बायावेलेंट, और वी कैन से डायावेलेंट आयन है। तो ये दोनों ही फिजिकल प्रॉपर्टी सेम रखते हैं। तो ये कैल्शियम जो है इस बेरियम सल्फेट की पीपीटी पर, और वी कैन से बेरियम सल्फेट के क्रिस्टल पर आके एडजॉर्ब हो जाता है। सरफेस पे रुक जाना मतलब कि एडजॉर्ब हो जाना, एडी। और अगर उसके अंदर चले जाना मतलब कि एब्जॉर्ब हो जाना। पर ये तो सरफेस पे रुक गया मतलब कि एडजॉर्ब हो गया। तो ये हो गया आपका को प्रेसिपिटेशन, यहां पर साथ में प्रेसिपिटेट बन रहा है। एक कंडीशन और आती है जिसको कहते हैं पोस्ट प्रेसिपिटेशन। मान लीजिए पहले प्रेसिपिटेट बन गया, ये आपका नॉर्मल प्रेसिपिटेट बन गया। अब उसके बाद मान लीजिए टेम्परेचर में चेंज हुआ, मान लीजिए कंसंट्रेशन में चेंज हुआ, धीरे धीरे कोई और आयन बचा हुआ था, टेम्परेचर में चेंज होने की वजह से, कंसंट्रेशन में चेंज होने की वजह से वो आयन धीरे धीरे प्रेसिपिटेट हो रहा है, धीरे धीरे प्रेसिपिटेट बना रहा है, अपना अलग से क्रिस्टल बना रहा है। देखो, या तो वो प्रेसिपिटेट जो है इसके ऊपर एडजॉर्ब सरफेस पे आके रुक जाएगा, या फिर अलग से अपना क्रिस्टल बना लेगा। तो ये बाद में बनता है, इसलिए कहते हैं पोस्ट प्रेसिपिटेशन, क्योंकि यहां पर जो आयंस है वो धीरे धीरे बनते हैं प्रेसिपिटेट। ठीक है, एक तो हमारा नॉर्मल पीपीटी बन गया, जो हमें डिजायर्ड पीपीटी था वो तो बन गया, पर अगर टाइट्रेशन कंटिन्यू रही या फिर टेम्परेचर का डिफरेंस आया, या तो टाइट्रेशन कंटिन्यू रही या कॉन्सेंट्रेशन में फर्क आया या फिर टेम्परेचर का डिफरेंस आया, तो इन वजह से क्या होता है कि लेटर थोड़ी देर बाद क्या होता है, आयंस, दूसरे आयंस जो होते हैं वो भी प्रेसिपिटेट बना लेते हैं। तो ये बाद में बनता है, हमारी मेन प्रेसिपिटेट बनने के बाद में बनता है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज पोस्ट प्रेसिपिटेशन। तो एक तो होता है को प्रेसिपिटेशन, को प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है कि आयंस दोनों साथ में ही आपके प्रेसिपिटेट बना रहे हैं ड्यू टू सेम फिजिकल प्रॉपर्टी। एक होता है पोस्ट प्रेसिपिटेशन, मतलब कि जो हमारी डिजायर्ड पीपीटी थी वो बन चुकी है, उसके बाद टाइट्रेशन अगर कंटिन्यू रही, टेम्परेचर में फ्लक्चुएशन आया, कॉन्सेंट्रेशन में चेंज आया, तो उसकी वजह से वापस एक और पीपीटी बन रही है, उसे कहते हैं पोस्ट प्रेसिपिटेशन। ठीक है सर, प्रिंसिपल क्लियर हो गया, स्टेप्स इन्वॉल्व क्लियर हो गया, प्योरिटी ऑफ द प्रेसिपिटेट क्लियर हो गया, को प्रेसिपिटेशन क्लियर हो गया, पोस्ट प्रेसिपिटेशन क्लियर हो गया। सर एक बात बताइए, ये जो को प्रेसिपिटेशन है, ये जो पोस्ट प्रेसिपिटेशन है, ये तो हमारे प्रेसिपिटेट के साथ इम्प्यूरिटी है ना, एक तरह की क्या है, इम्प्यूरिटी है। क्योंकि जो हमारा डिजायर्ड पीपीटी था, अब उसके साथ अगर कोई अनडिजायर्ड पीपीटी बनेगा, चाहे वो साथ में बने को प्रेसिपिटेट हो, चाहे वो पोस्ट प्रेसिपिटेट हो बाद में बने, बन तो किसके साथ रहा है, हमारी डिजायर्ड पीपीटी के साथ ही बन रहा है ना, ये हमारी डिजायर्ड पीपीटी थी, इसके साथ ही बन रहा है। तो चाहे साथ में बने चाहे बाद में बने, है तो वो इम्प्यूरिटी ही है ना। तो चाहे को प्रेसिपिटेशन हो पोस्ट प्रेसिपिटेशन हो, है तो इम्प्यूरिटी ही। उसके बाद लास्ट में आपको दे रखा है एस्टिमेशन, तो ये हम कर लेंगे, है ना, एस्टिमेशन ऑफ बेरियम सल्फेट। क्लियर हुआ? चलिए अब यहां पर देखिए, आप अच्छे से देखिएगा और अच्छे से समझिएगा। तो ग्रेविमेट्री की बात करते हैं। ग्रेविमेट्री क्या होता है, जहां पर हम किसी भी सब्सटेंस का पता लगाते हैं, हमारे पास कोई सॉल्यूशन है, हमारे पास कोई सैंपल है, उस सैंपल में हमें हमारे सब्सटेंस का पता लगाना है कि कितनी क्वांटिटी में हमारा सब्सटेंस प्रेजेंट है। तो विद द हेल्प ऑफ ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस और ग्रेविमेट्रिक टाइट्रेशन हम पता लगा सकते हैं। साथ ही साथ अगर हमें उसकी प्योरिटी का भी पता लगाना है,
तो हम पता लगा सकते हैं। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखना, ये आपके पास सॉल्यूशन है। ठीक है, इसमें क्या होगा, सबसे पहले तो सॉल्वेंट होगा। सॉल्वेंट कौन सा होता है, जो भी सुटेबल सॉल्वेंट आपको चाहिए। जैसे मान लीजिए मेरे को बेरियम क्लोराइड दे रखा है। बेरियम क्लोराइड क्या है, मेरा सैंपल है। ध्यान से सुनिएगा, बेरियम क्लोराइड क्या है, मेरा सैंपल है। तो मैं चाहूंगा कि ये जो बेरियम क्लोराइड है ये अच्छे से डिसॉल्व हो जाए, अच्छे से मिक्स हो जाए। क्या चाहूंगा, मेरे पास सैंपल है बेरियम क्लोराइड। क्या है, बेरियम क्लोराइड। मैं चाहूंगा कि ये जो बेरियम क्लोराइड है ये अच्छे से घुल मिल जाए। तो मैं क्या करूंगा, सॉल्वेंट अच्छा लूंगा। तो यहां पर जो सॉल्वेंट लूंगा मैं, वो अकॉर्डिंग टू मेरे सैंपल लूंगा कि मेरे सैंपल को किस तरह का सुटेबल है। मेरे पास सैंपल है बेरियम क्लोराइड, अब वो कहता है कि मुझे तो पानी में घुलना है, मुझे तो पानी में घुलने में मजा आता है। तो वो बेरियम क्लोराइड को मैं पानी में ही डालूंगा क्योंकि वो डिसॉल्व उसी में होगा। तो अकॉर्डिंग टू द सैंपल हम चूज करते हैं सॉल्वेंट। ठीक है, तो आप देख सकते हैं बेरियम क्लोराइड मस्ट बी डिसॉल्व इन अप्रोप्रिएट सॉल्वेंट, जैसे कि वाटर हो गया, एसिड हो गया। तो बेरियम क्लोराइड को मैंने पानी में डाल दिया। लेट सपोज मैंने यहां पर पानी जो है सॉल्वेंट लिया। बेरियम क्लोराइड क्या है सर, आपका सैंपल है। पानी क्या है सर, आपका सॉल्वेंट है। तो पानी तो हो गया सॉल्वेंट, बेरियम क्लोराइड हो गया सैंपल। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब देखो यहां पर आपको पूरी टाइट्रेशन में, पूरे एनालिसिस में टेम्परेचर और पीएच को मेंटेन करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, टेम्परेचर और पीएच को मेंटेन करना पड़ता है। यही नहीं, चाहे कोई सी भी टाइट्रेशन हो, प्रेसिपिटेशन हो, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक हो, एसिड बेस हो, एक्वस हो, नॉन एक्वस हो, पीएच और टेम्परेचर को तो मेंटेन करना ही पड़ता है, तब जाके टाइट्रेशन जो है सही से होती है। तो सबसे पहले हमने क्या करा, हमारे पास एक कंटेनर था, कंटेनर में हमने क्या करा, सॉल्वेंट ऐड किया। सॉल्वेंट कौन सा लिया, वाटर ले लिया या फिर एसिड ले लिया। और सॉल्वेंट किस बिहाफ पर लेंगे कि हमें कौन सा सैंपल डिसॉल्व करना है। हमें यहाँ पर बेरियम क्लोराइड को डिसॉल्व करना था, ये हमारा सैंपल था। तो इसको डिसॉल्व करने के लिए हमने सुटेबल सॉल्वेंट लिया, जैसे कि वाटर। उसके बाद हमने ध्यान रखा कि टेम्परेचर और पीएच जो है अच्छे से मेंटेन रहे, क्योंकि जब टेम्परेचर और पीएच अच्छे से रहेंगे तभी यहाँ पर अच्छी पीपीटी बनेगी। क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पर पीपीटी ही बननी है, यहाँ पर प्रेसिपिटेट ही बनना है। तो प्रेसिपिटेट को अच्छा बनाने के लिए टेम्परेचर ऑप्टिमम, पीएच ऑप्टिमम, सॉल्वेंट ऑप्टिमम होना चाहिए, मतलब कि अच्छा होना चाहिए। ठीक है, अब आप देख सकते हैं अगर हमें प्रेसिपिटेट बनाना है तो प्रेसिपिटेट बनाने के लिए कोई ना कोई एजेंट चाहिए होगा। मान लीजिए ये एक एजेंट है ना, ये एजेंट क्या करता है, पीपीटी बनवा देता है कि साहब हम पीपीटी बनवा देते हैं। तो मैंने आपको बोला कि यार आप पीपीटी बना देते हो, मतलब कि कहीं ना कहीं आप ऐसे एजेंट हो जो पीपीटी बनाने में हेल्प कर रहे हो, मतलब कि आप प्रेसिपिटेटिंग एजेंट हो। क्या हो आप, प्रेसिपिटेटिंग एजेंट हो। तो ये जो आपको H2SO4 दिख रहा है ना, ये H2SO4 जो होता है प्रेसिपिटेट बनवाता है, ये एक प्रेसिपिटेटिंग एजेंट होता है। और ये H2SO4 प्योर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, प्योर होना चाहिए। क्योंकि मान लीजिए मैंने इसको भेजा कि जाओ भैया आप पीपीटी बना के आओ, पर अगर ये इम्प्योर हुआ तो प्रेसिपिटेट भी मेरा इम्प्योर हो जाएगा, उसमें को प्रेसिपिटेशन, पोस्ट प्रेसिपिटेशन जैसी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो हमारा जो प्रेसिपिटेटिंग एजेंट है, जो भी प्रेसिपिटेट बनाने जा रहा है, जाने वाला है, वो मस्ट बी प्योर होना चाहिए, बिल्कुल प्योर होना चाहिए। उसके बाद यहां पर लिखा है रिएक्ट विथ सब्सटेंस ऑफ इंटरेस्ट, मतलब कि जो भी हमारा सैंपल है उसके साथ ही रिएक्ट कर ले। तो हमारा जो प्रेसिपिटेटिंग एजेंट है वो कैसा होना चाहिए, वो हमारे सब्सटेंस ऑफ इंटरेस्ट के साथ, मतलब कि हमारे सैंपल के साथ अच्छे से रिएक्ट करे, साथ ही साथ वो प्योर होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि ये प्रेसिपिटेटिंग एजेंट और हमारा सैंपल जब रिएक्ट करेगा तब क्या होगा। ध्यान से देखिएगा, हमारे पास क्या है, हमारा सैंपल BaCl2 और हमारे पास प्रेसिपिटेटिंग एजेंट क्या है, H2SO4। तो अब यहां पर क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, ये Ba जिसके ऊपर प्लस चार्ज आता है, ये SO4 जिसके ऊपर माइनस आता है। तो यहां से निकलेगा BaSO4 और साथ में ये क्लोरीन और ये हाइड्रोजन, तो यहां से निकलेगा हाइड्रोजन क्लोराइड, मतलब कि HCl। तो इस तरह से रिएक्शन होगी जब हमारा सैंपल हमारे प्रेसिपिटेटिंग एजेंट के साथ रिएक्ट करेगा तो बनेगा BaSO4। और मैंने आपको क्या बोला
कि ये है प्रेसिपिटेटिंग एजेंट, मतलब कि ये प्रेसिपिटेट बनवाता है, तो आप देख सकते हैं जब H2SO4 BaCl2 मतलब कि हमारे सैंपल के साथ रिएक्ट करा तो उसने बना दिया BaSO4 और ये BaSO4 PPT है, प्रेसिपिटेट है। तो आप देख सकते हैं यहां पर जो प्रेसिपिटेट बना है वो BaSO4 का ही बना है। और ये जो प्रेसिपिटेट बनता है, एक बात बताइए, ये मेरे पास सॉल्यूशन था, है ना, यहाँ पर ये प्रेसिपिटेट बना, तो ये प्रेसिपिटेट कैसा होगा? इनसोल्यूबल होगा। इनसोल्यूबल होगा ऑब्वियसली, अगर ये सोल्यूबल होगा तो वापस घुल जाएगा, पर ये कैसा है? इनसोल्यूबल है। कैसा है? इनसोल्यूबल है। ठीक है सर, हमें यहाँ तक क्लियर हो गया कि सबसे पहले तो एक सुटेबल सॉल्वेंट चाहिए, सुटेबल टेम्परेचर चाहिए, सुटेबल पीएच चाहिए। उसके बाद हमारा सैंपल जो है वो ले लिया हमने, बेरियम क्लोराइड। फिर आपने बोला प्रेसिपिटेटिंग एजेंट चाहिए H2SO4, वो भी ले लिया। फिर BaCl2 का H2SO4 से रिएक्ट करा दिया। आपने बोला कि H2SO4 प्रेसिपिटेटिंग एजेंट है, H2SO4 प्योर होना चाहिए, मस्ट भी प्योर होना चाहिए। और आपने बोला कि H2SO4 जो है हमारे आयन ऑफ इंटरेस्ट और वी कैन से हमारे इंटरेस्टिंग सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करना चाहिए, हमारे सैंपल के साथ रिएक्ट करना चाहिए, तो वो कर भी रहा है। BaCl2 हमारा सैंपल था, H2SO4 हमारा प्रेसिपिटेटिंग एजेंट है, और प्रेसिपिटेटिंग एजेंट है तो क्या बनाएगा? प्रेसिपिटेट बनाएगा। तो इन दोनों ने रिएक्ट करके प्रेसिपिटेट बना लिया BaSO4, और ये प्रेसिपिटेट है BaSO4 का, और ये इनसोल्यूबल होगा। ठीक है सर, प्रेसिपिटेट बन गया सर, अभी क्या करें? अरे अभी बताया था ना कि जब आपका प्रेसिपिटेट बन जाए तो क्या करना है? आइसोलेट करना है, निकाल लो। तो निकालना है प्रेसिपिटेट को, तो आप क्या करोगे? आइसोलेट करोगे। आइसोलेट करोगे फिल्टर पेपर की मदद से। किसकी मदद से करोगे? फिल्टर पेपर की मदद से। देखो यहां पर आपको लिखा है आइसोलेट करना है, तो आइसोलेट किसकी मदद से करोगे? फिल्टर पेपर की मदद से करोगे, और फिल्टर पेपर की मदद से आइसोलेट करोगे, इसलिए बोला गया है फिल्ट्रेशन, क्योंकि यहां पर आप छान रहे हो। ध्यान से देखना, मान लीजिए, चलिए आगे चलते हैं, आगे समझाता हूं। ये आइसोलेशन, ये वॉशिंग, चलो पहले यहाँ एक बार बता देता हूँ, फिर आगे डिटेल में बताऊंगा। आइसोलेट करना है फिल्टर पेपर के थ्रू, बाहर निकाल लिया। बाहर निकालने के बाद क्या करना है? वॉश करना है। सर वॉश क्यों करें? क्योंकि मान लीजिए प्रेसिपिटेट तो बना, पर गलती से कुछ पोस्ट प्रेसिपिटेट बन गया हो, कुछ को प्रेसिपिटेट बन गया हो, कुछ इम्प्यूरिटीज में आ गई हो, तो उनको हटाने के लिए वॉश करना है, इम्प्यूरिटी को हटाने के लिए। उसके बाद अब अगर आपने वॉश किया है तो आपकी पीपीटी कैसी हो गई होगी? वेट हो गई होगी, गीली हो गई होगी, है ना, तो उसको ड्राई करना है। क्या करना है? ड्राई करना है। और मान लीजिए ड्राई करने पर भी वो पीपीटी अभी तक गीली ही है और उसमें कुछ वाटर का कंटेंट रह गया है, तो इग्निशन करना है। इग्निशन तभी करना है जब आपके प्रेसिपिटेट में कुछ वोलेटाइल कंपोनेंट रह गए हो, जैसे कि वाटर वगैरह अगर थोड़ा बहुत रह गया हो। आपने ड्राई तो करा था, पर ड्राई करने के बाद भी वाटर वगैरह अगर थोड़ा बहुत रह गया हो तो ही आपको इग्निशन करना है, अगर आपको नेसेसरी है तो। हाई टेम्परेचर पे होता है, ध्यान से करना, प्रेसिपिटेट खराब मत कर देना। उसके बाद जब आप इतना हीट करोगे, ड्राई करोगे, तो आपको इसको कूल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कूलिंग करनी पड़ेगी, और कूलिंग आप करोगे डेसिकेटर में। क्योंकि अगर आप बाहर ठंडा होने के लिए रख दोगे, ऐसे एनवायरमेंट में ठंडा होने के लिए रख दोगे, तो एनवायरमेंट में जो एयर है, मॉइस्चर है, वो मॉइस्चर इसमें आके एब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जो प्रेसिपिटेट है, अगर आपको आपके प्रेसिपिटेट को कूल करना है तो आप कूल करोगे डेसिकेटर में। डेसिकेटर में ही क्यों? क्योंकि अगर आपने एनवायरमेंट में करा तो वहां से मॉइस्चर आ जाएगा, तो मॉइस्चर से बचने के लिए, मॉइस्चर के एब्जॉर्प्शन से बचने के लिए हमें हमारे प्रेसिपिटेट को डेसिकेटर में कूल करना होता है। उसके बाद इसका वे करेंगे, इसको तोलेंगे, इसको वे करेंगे एनालिटिकल बैलेंस में कि कितना इसका वेट है, और उसी अकॉर्डिंग हम बताएंगे कि कितना प्रेजेंट था। और जो हमारी पीपीटी आ रही है ना फाइनल, जो भी हमारा प्रेसिपिटेट आ रहा है वो कितना प्योर है, उस हिसाब से हम बताएंगे कि हमारा जो सैंपल था, हमारा जो सैंपल में सब्सटेंस था, वो कितना प्योर था। ठीक है, देखते जाओ। ये देखो BaCl2 H2SO4 BaSO4 की पीपीटी बन गई ना। चलिए आगे चलते हैं। ये देखो फिल्ट्रेशन, मैंने आपको बोला ना कि आपको क्या करना है, प्रेसिपिटेट बनने के बाद जब प्रेसिपिटेट बन गया तो उस प्रेसिपिटेट को आइसोलेट करना है। तो कैसे आइसोलेट करोगे? ध्यान से देखना, ये आपका प्रेसिपिटेट बन गया, इस प्रेसिपिटेट को आपको आइसोलेट करना है, तो आप मदद लोगे फिल्ट्रेशन प्रोसेस की। जब आप थर्ड सेमेस्टर में जाओगे तो थर्ड सेमेस्टर में पढ़ोगे फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग, वहां पर ये पूरा चैप्टर है फिल्ट्रेशन का। तो फिल्ट्रेशन आप कैसे करोगे?
एक लो ऑफ फिल्टर पेपर, जैसे कि आप देख सकते हैं ये मैंने बना रखा है फिल्टर पेपर, ठीक है, ये है फिल्टर पेपर। अब आपने क्या करना है, इस सॉल्यूशन को लेना है और इस सॉल्यूशन को लेके इधर से डाल देना है। तो जो भी लिक्विड वाला पार्ट होगा वो तो निकल जाएगा, आप देख सकते हैं लिक्विड वाला पार्ट निकल गया, पर जो प्रेसिपिटेट बना होगा वो इस पेपर के ऊपर ही रह जाएगा। ये देखो, प्रेसिपिटेट रिटेन ऑन पेपर, सीधा सा है, बहुत सिंपल है। एक फिल्टर पेपर मैंने लिया, ध्यान से देखना, सपोज दिस इज अ फिल्टर पेपर, दिस इज अ फिल्टर पेपर। अब मेरे पास जो सॉल्यूशन था मैंने उसको डाल दिया, ठीक है, तो जो लिक्विड होगा वो तो नीचे निकल जाएगा, लिक्विड सारा नीचे निकल गया, पर जो उसमें प्रेसिपिटेट था सॉल्यूशन में वो सारा ऊपर रह गया, क्योंकि प्रेसिपिटेट है, इनसॉल्युबल है, तो ये देख सकते हैं आप, प्रेसिपिटेट जो है ऊपर रह गया। मैं इसको रफ करके भी दिखा देता हूं, बहुत अच्छे से देखिएगा कि लिक्विड तो सारा नीचे निकल गया और जो प्रेसिपिटेट है वो यहाँ पे रह गया, ये प्रेसिपिटेट आपको दिख रहा है। तो ये हो गया आपका फिल्ट्रेशन, ये हो गया आपका आइसोलेशन, ठीक है। अभी आपके पास प्रेसिपिटेट आ चुका है, क्या आ चुका है, प्रेसिपिटेट। तो अब क्या करना है, इसको वॉश करना है। वॉश किससे करेंगे, डिस्टिल वाटर से, डिस्टिल वाटर से इसको वॉश कर दो। और वॉश क्यों करते हैं, ताकि किसी भी तरह की कोई भी इंप्योरिटी हो, चाहे वो को प्रेसिपिटेशन हो, पोस्ट प्रेसिपिटेशन हो, किसी भी तरह की कोई भी इंप्योरिटी हो तो वो रिमूव हो जाए। उसके बाद ड्राई करना है, तो आप देख सकते हैं ड्राइंग टू रिमूव वाटर, ड्राई क्यों करते हैं, ताकि पानी हटा सके, क्योंकि हमने क्या करा था, सबसे पहले फिल्ट्रेशन करा था फिल्टर पेपर की मदद से, फिर इसको वॉश करा था ताकि इंप्योरिटी हट जाए। अब वॉश करने के बाद इसको ड्राइंग करना पड़ रहा है, क्यों, क्योंकि पानी लग चुका है ना, हमने क्या करा है, वॉश करा है, तो वॉश करा है तो अब क्या करेंगे, ड्राइंग टू रिमूव वाटर। और कंट्रोल टेम्परेचर पे ही करना है ताकि हमारा प्रेसिपिटेट खराब ना हो। अब यहां पर आपको लिखा हुआ है एट ए कंट्रोल टेम्परेचर, आपको जो भी ड्राइंग की प्रोसेस है ना वो कंट्रोल टेम्परेचर पे करनी है, एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पे करनी है। जितना टेम्परेचर आपको रिक्वायर्ड है उतना ही टेम्परेचर आपको लेना है ड्राइंग की प्रोसेस में। सर एक काम करते हैं, ज्यादा टेम्परेचर लेके देखते हैं और कम टेम्परेचर लेके देखते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, अगर आपका जो प्रेसिपिटेट है आपने ज्यादा टेम्परेचर पे रख दिया ड्राई होने के लिए तो आपका प्रेसिपिटेट खराब हो जाएगा, और अगर आपने आपके प्रेसिपिटेट को कम टेम्परेचर पे रख दिया तो प्रेसिपिटेट ड्राई होगा ही नहीं। तो ज्यादा टेम्परेचर भी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर टेम्परेचर ज्यादा करेंगे तो प्रेसिपिटेट खराब हो जाएगा, और कम टेम्परेचर भी नहीं कर सकते वरना आपका जो प्रेसिपिटेट है वो ड्राई हो ही नहीं पाएगा, उसमें मॉइस्चर रह जाएगा, उसमें वाटर रह जाएगा, उसमें इम्प्यूरिटी रह जाएगी, है ना। तो यहाँ पर ड्राइंग की जो प्रोसेस है वो बहुत ध्यान से और बहुत ही कंट्रोल टेम्परेचर पे, ऑप्टिमम टेम्परेचर पे, एज पर द रिक्वायर्ड टेम्परेचर पे हमें करना होता है, क्योंकि ज्यादा पे भी काम खराब हो जाता है और कम टेम्परेचर पे भी काम खराब हो जाता है। कम टेम्परेचर पे आपकी जो प्रेसिपिटेट है वो सही से ड्राई होगा ही नहीं, और अगर वो सही से ड्राई नहीं होगा उसमें वाटर का कंटेंट रह जाएगा, तो जो फाइनल आप वे करोगे उसमें दिक्कत आएगी। क्योंकि हमें इतना पता है कि ग्रेविमेट्री में हम वे भी करेंगे ताकि हमें क्वांटिटी पता लग जाए, और लास्ट में प्यूरिटी भी बताते हैं कि ये कितना प्योर है। तो प्यूरिटी भी अफेक्ट हो सकती है, क्वांटिटी भी अफेक्ट हो सकती है ड्यू टू इम्प्रॉपर ड्राइंग। तो हर स्टेप अच्छे से होनी चाहिए, आइदर इट इज आइसोलेशन, आइदर इट इज वॉशिंग, आइदर इट इज ड्राइंग, आइदर इट इज इग्निशन, कूलिंग इन द डेसिकेटर, सब कुछ प्रॉपर वे में होना चाहिए ताकि आपको एक एक्यूरेट, एक फाइनल, एक बेटर रिजल्ट, एक बेटर क्वांटिटी और एक बेटर प्यूरिटी का पता लग सके। ठीक है सर। नेक्स्ट आपको दे रखा है वेइंग द प्रेसिपिटेट। देखो आपने सब कर लिया, आपने आइसोलेट कर लिया, आपने वॉश कर लिया, आपने ड्राई कर लिया, आपने हीट कर लिया, आपने कूल कर लिया, अब फाइनली आपको क्या करना है, वे करना है। तो जैसे मान लीजिए प्रेसिपिटेट मेरे पास आया, फाइनल प्रेसिपिटेट है, तो मैं इसको क्या करूंगा, वे करूंगा। वे करने से मुझे क्या फायदा है, यहां पर लिखा है दिस वेट इज एसेंशियल फॉर डिटरमाइनिंग द अमाउंट ऑफ एनालाइट प्रेजेंट इन द सैंपल। हमारे सैंपल में कितना वो सब्सटेंस है जो हमें चाहिए था। मैंने आपको क्या बोला था कि ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, ग्रेविमेट्रिक टाइट्रेशन एक ऐसी टाइट्रेशन होती है जहां पर आपके पास एक सॉल्यूशन है, आपके पास एक सैंपल है, उस सैंपल में आपका डिजायर्ड सब्सटेंस कितना है उसका पता करना है। तो उसका पता कैसे करोगे, जो भी प्रेसिपिटेट आपके पास आया, जो भी फाइनल प्रेसिपिटेट आपके पास आया उसको आपको कर लेना है वे। तो जब आप उसको वे करोगे तब आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपके सैंपल में कितना वो सब्सटेंस था जो आपको चाहिए था, और आपको इसे बार बार वे करके देखना है
एक से ज्यादा बार वे करके देखना है, दूसरी बार तीसरी बार भी वे करके देखना है। और आपको ये ध्यान रखना है कि पहली बार वे करने पर अगर इतना ग्राम आया था तो दूसरी बार भी उतना ही आना चाहिए, तीसरी बार भी उतना ही आना चाहिए। किसी भी तरह का कोई भी चेंज उसमें नहीं आना चाहिए। अगर उसमें चेंज आ रहा है मतलब कहीं ना कहीं इम्प्योरिटी है, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हुई है। क्लियर? ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। तो ये हो गया वेइंग, ये हो गया आपका रिपीटेशन ऑफ वेइंग, और ये दोनों ही जरूरी है करना। वे करना जरूरी है ताकि आपको क्वांटिटी पता लगे, और रिपीटेशन करना जरूरी है ताकि आपको ये पता लगे कि हमारे वे करने में कहीं कोई एरर तो नहीं आया था शुरू में। उसके बाद आपको दे रखा है एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल देखो बहुत इजी है। अभी हमने किससे देखा, हमने हमारे BaSO4 की पीपीटी बना के देखा था, है ना। आपके पास था बेरियम क्लोराइड, आपके पास था H2SO4, आपने बनाया था BaSO4 बनाया था। तो यहाँ पर क्या है देखो, यहाँ पर आपके पास है सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl, और यहाँ पर आपके पास है AgNO3, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपका AgCl की पीपीटी बन जाएगी, AgCl की पीपीटी बन जाएगी, और NaNO3 रिलीज हो जाएगा, जैसे यहाँ पर HCl निकला था। तो बस वही सब करना है और कुछ भी नहीं है। वो एग्जाम्पल है, ये भी दूसरा एग्जाम्पल है, वो भी एग्जाम्पल दिया ना, ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया। बाकी सब कुछ सेम है। आपको आइसोलेट करना है, आपको उसको वॉश करना है, आपको उसको ड्राई करना है, इग्निशन करना है, कूलिंग करनी है, वे करना है, फिर कैलकुलेशन करनी है। सब कुछ सेम है, सारी स्टेप सेम है, सारे प्रिंसिपल सेम है। और अगर आपको सिर्फ प्रिंसिपल प्रिंसिपल बोला जाए तो प्रिंसिपल भी मैं आपको बता देता हूँ, एक सेकेंड। प्रिंसिपल में आपको ये देखो, प्रेसिपिटेशन हुआ, फिर आपने फिल्ट्रेशन करी, वॉशिंग करी, ड्राइंग करी, हीट करा और वे करा, वही सब कुछ है। तो स्टेप्स इन्वॉल्व आए या फिर आपको प्रिंसिपल पूछा जाए, सेम आंसर लिखना है। ठीक है, अब देखते हैं एडवांटेज ऑफ द ग्रेविमेट्रिक टाइट्रेशन, और वी कैन से ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। तो एडवांटेज क्या है कि यहां पर आपको एक अच्छी एक्यूरेसी देखने को मिलेगी, एक बेटर रिजल्ट देखने को मिलेगा। क्योंकि यहां पर अगर आप सारी स्टेप्स को अच्छे से फॉलो करेंगे, अगर आइदर इट इज filtration, either it is washing, either it is drying, either it is ignition, either it is cooling, either it is weighing, either it is calculation, अगर आप सारी प्रोसेस को अच्छे से फॉलो करोगे तो आपको एक बेटर, एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा, एक हाई प्रिसीजन देखने को मिलेगा, हाई एक्यूरेसी देखने को मिलेगी। इट प्रोवाइड वेरी एक्यूरेट रिजल्ट। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे लिखा है नो नीड ऑफ कैलिब्रेशन कर्व्स। यहां पर आपको कैलिब्रेशन कर्व्स की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हमने देखा था एक टाइट्रेशन में पढ़ रही थी ना, यहां पर आपको कोई भी कैलिब्रेशन कर्व की जरूरत नहीं पड़ेगी। इट इज पर्टिकुलरली यूज फॉर डिटरमाइनिंग द प्यूरिटी एज वेल एज कंसंट्रेशन, मतलब कि क्वांटिटी, है ना। तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि क्वांटिटी का पता करेंगे, प्यूरिटी का पता करेंगे। तो एडवांटेज क्या क्या है कि अगर आपके पास कोई सॉल्यूशन है, अगर आपके पास कोई सैंपल है, तो उस सैंपल में आपका पर्टिकुलर सब्सटेंस कितना प्रेजेंट है, आपका पर्टिकुलर इंटरेस्ट ऑफ आयन कितना प्रेजेंट है, उसका डिटर्मिनेशन आप कर सकते हो, उसकी कंसंट्रेशन का आप पता कर सकते हो, उसकी प्यूरिटी का आप पता कर सकते हो। यहां पर आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा और यहां पर कोई भी कैलिब्रेशन कर्व्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अब इसमें दिक्कत भी है। दिक्कत क्या है कि आपको सैंपल का साइज ज्यादा लेना पड़ेगा, लार्ज सैंपल साइज लगता है ना। देखो यहाँ पे लिखा है लार्ज सैंपल साइज चाहिए अगर आपको एक एक्यूरेट रिजल्ट चाहिए, अगर आपको हाई प्रिसीजन हाई एक्यूरेसी वाला रिजल्ट चाहिए, एक एक्यूरेट रिजल्ट चाहिए, तो ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में, ग्रेविमेट्रिक टाइट्रेशन में एक एक्यूरेट रिजल्ट लाने के लिए आपको सैंपल साइज जो है बड़ा लेना पड़ेगा, ज्यादा लेना पड़ेगा। और ये इसकी एक लिमिटेशन हो गई कि अगर आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए, बेटर रिजल्ट चाहिए, तो सैंपल साइज ज्यादा चाहिए। दूसरी लिमिटेशन क्या है कि ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, यहां पर टाइम बहुत लगता है। तीसरा, यहां पर बहुत सारी स्टेप्स है, जैसे कि वॉशिंग है, ड्राइंग है, इग्निशन है, फिल्ट्रेशन है, कूलिंग है। अगर इनमें से एक भी स्टेप खराब हो गई तो आपका फाइनल रिजल्ट खराब आएगा। तो यहाँ पर जो मल्टीपल स्टेप्स है, यहाँ पर जो n नंबर ऑफ स्टेप्स है, बहुत सारी जो स्टेप्स है, उन हर स्टेप्स को सही से फॉलो करना पड़ता है मजबूरी में। अगर गलती से भी, किसी भी गलती से भी अगर वो रिजल्ट खराब आ गया, मतलब कि कोई सी भी स्टेप खराब हो गई, तो रिजल्ट खराब, प्योरिटी खराब, क्वांटिटी पता लगेगी ही नहीं, गलत पता लगेगी। तो ये भी एक लिमिटेशन है। लिमिटेशन मतलब कमियां, ये सारी कमियां है कि टाइम कंज्यूमिंग है, सैंपल साइज ज्यादा चाहिए, हर स्टेप को ध्यान से देखना पड़ता है। अगर वॉशिंग आपने सही से नहीं करी तो हो सकता है आपकी इंप्योरिटी रह जाए,
जो को प्रेसिपिटेशन था, जो पोस्ट प्रेसिपिटेशन था, वो आपके प्रेसिपिटेट के साथ रह जाए, वो वॉश ही ना हो, इम्प्योरिटी सही से रिमूव ही ना हो, तो भी एरर आ सकता है। तो दीज आर द लिमिटेशन एंड दीज आर द एडवांटेज ऑफ द ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस और वी कैन से ग्रेविमेट्रिक टाइट्रेशन। नाउ नेक्स्ट आपको दे रखा है प्रिंसिपल, वो मैंने आपको बता दिया। नाउ प्यूरिटी की बात करते हैं। तो प्यूरिटी इतनी सी बात है, देखो ध्यान से सुनिएगा, यहाँ से इतना आपको लिखना है कि चाहे आप कोई सी भी स्टेप फॉलो करें, आइदर इट इज फिल्ट्रेशन, आइदर इट इज वॉशिंग, आइदर इट इज ड्राइंग, आइदर इट इज हीटिंग और इग्निशन, आइदर इट इज डाइजेशन, डाइजेशन होता क्या अभी बताऊंगा, आइदर इट इज कूलिंग, आइदर इट इज वेइंग, आइदर इट इज कैलकुलेशन। तो हर स्टेप को प्रॉपर फॉलो करना ही पड़ेगा, क्योंकि गलती से भी किसी भी स्टेप में आपने एरर ला दिया, आपने गलती कर दी, प्रेसिपिटेट बनाने से लेकर प्रेसिपिटेट को वे करने तक, आइसोलेट, वॉश, ड्राई, हीट, इग्निशन, कूलिंग, वे करने तक, कैलकुलेशन करने तक, अगर आपने कोई भी गलती कर दी तो क्या आपको एग्जैक्ट क्वांटिटी का पता लगेगा? नहीं सर। क्या आपको एग्जैक्ट प्यूरिटी का पता लगेगा? नहीं सर। तो एग्जैक्ट क्वांटिटी का, एग्जैक्ट प्यूरिटी का अगर आपको पता लगाना है, अगर आपको प्यूरिटी ऑफ द प्रेसिपिटेट चाहिए, आप चाहते हैं कि आपका जो प्रेसिपिटेट आया है वो एकदम प्योर हो, तो उसके लिए आपको हर स्टेप को प्रॉपर फॉलो करना पड़ेगा। सबसे स्पेशल वॉशिंग, क्योंकि वॉश करोगे तभी इंप्योरिटी हटेगी। फिर ड्राई भी उतना अच्छे से करना पड़ेगा, इग्निशन भी उतना सही से करना पड़ेगा, कूलिंग भी उतनी ध्यान से करनी पड़ेगी, सब कुछ एक एक स्टेप ध्यान से करना पड़ेगा। क्योंकि कूलिंग सही से नहीं हुई है ना, कूलिंग करने बाहर रख दिया तो मॉइस्चर एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो कूलिंग डेसिकेटर में करेंगे। टेम्परेचर का मैंने आपको बताया कितना फर्क पड़ता है जब आप ड्राई करते हो। तो हर एक स्टेप को प्रॉपर फॉलो करोगे तभी प्यूरिटी ऑफ द प्रेसिपिटेट बना रहेगा। देखो, केयरफुल प्रेसिपिटेशन, चूजिंग द राइट रिएजेंट। जैसे मान लीजिए प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो रहा है, अब आपके पास सैंपल है बेरियम क्लोराइड। क्या है? आपके पास सैंपल है बेरियम क्लोराइड, और आपको पता है कि वो किस सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा, या तो वाटर में डिसॉल्व होगा या फिर किसी एसिड में डिसॉल्व होगा। पर आप कुछ किसी और ही सॉल्वेंट में इसको डिसॉल्व करना चाह रहे हो, तो वो गलत हो जाएगा ना। तो मतलब हर एक स्टेप, आप चाहे आपके सैंपल को डिसॉल्व कर रहे हो, चाहे आप कोई प्रेसिपिटेटिंग एजेंट का यूज कर रहे हो, वो भी प्योर होना चाहिए, वो भी स्टेबल होना चाहिए, वो भी हमारे आयन ऑफ इंटरेस्ट के साथ रिएक्ट करना चाहिए। तो हर एक स्टेप प्रॉपर होनी चाहिए। पूरी कहानी आप लिख सकते हो कि आप जो प्रेसिपिटेटिंग एजेंट ले रहे हो, आप जो आपका सैंपल ले रहे हो, सैंपल के बेसिस पे सॉल्वेंट ले रहे हो, रिएक्शन जो टाइट्रेशन हो रही है उसका जो टेम्परेचर ले रहे हो, उसका जो पीएच ले रहे हो, वो सारा प्रॉपर होना चाहिए, तब जाके एक प्रॉपर प्रेसिपिटेट मिलेगा। और जब वो प्रेसिपिटेट मिलेगा तो उसकी फिल्ट्रेशन, उसकी वॉशिंग, उसकी ड्राइंग, उसकी हीटिंग, इग्निशन, कूलिंग, वेइंग, सब कुछ प्रॉपर होनी चाहिए, तब जाके एक प्रॉपर रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो देखो लिखा है कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जो कि प्यूरिटी को अफेक्ट कर सकते हैं। तो प्रेसिपिटेशन सही से नहीं हुई तो प्यूरिटी अफेक्ट हो जाएगी, को प्रेसिपिटेशन या पोस्ट प्रेसिपिटेशन हो गया तो प्यूरिटी अफेक्ट हो जाएगी, इम्प्यूरिटी आ गई, जैसे मान लीजिए आपका कोई प्रेसिपिटेटिंग एजेंट था जो कि प्रेसिपिटेशन करवा रहा था, पर वो एजेंट ही इम्प्यूरिटी के साथ आया, जो प्रेसिपिटेटिंग एजेंट था उसके साथ ही इम्प्यूरिटी थी, तो भी आपको इम्प्यूरिटी आ जाएगी, है ना, तो भी आपका प्रेसिपिटेट प्योर नहीं रहेगा। उसके बाद आपको दे रखा है इंपॉर्टेंस ऑफ प्योरिटी ऑफ प्रेसिपिटेट। अगर आपका प्रेसिपिटेट प्योर आ गया तो उससे क्या फायदा होगा? सर सीधी सी बात है, अगर मेरा प्रेसिपिटेट प्योर आया मतलब कि यहाँ पर कोई भी अनडिजायरेबल इम्प्यूरिटी नहीं है ना, मतलब कि आप कैलकुलेशन अच्छे से कर सकते हो, आपका रिजल्ट आपको अच्छे से मिलेगा, और यहाँ पर आप प्यूरिटी को भी अच्छे से डिफाइन कर सकते हो। यहाँ पर लिखा है देखो, एक्यूरेट कैलकुलेशन होगी आपकी, क्योंकि जो आप प्रेसिपिटेट चाहते थे, जैसा आप प्रेसिपिटेट चाहते थे वैसा ही आपको प्रेसिपिटेट मिला। तो जब आपको एज पर द डिमांड मिल रहा है, जितना आपको रिक्वायर्ड था उतना ही वैसे ही क्वालिटी का प्रेसिपिटेट मिल रहा है, तो फिर आपकी कैलकुलेशन तो अच्छी होगी सही। हाई प्यूरिटी प्रेसिपिटेट एंश्योर दैट ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस यील्ड प्रिसाइज एंड रिलायबल रिजल्ट। मतलब कि ये कहना चाह रहा है कि अगर आपका प्रेसिपिटेट जितना प्योर होगा उतना ही दावे के साथ मैं कह सकता हूं कि ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस से आप कैलकुलेशन बहुत अच्छे से कर सकते हैं। मतलब अल्टीमेटली एक ही बात है कि कैलकुलेशन बहुत अच्छे से हो जाएगी, एक्यूरेसी, प्रिसीजन आ जाएगा, एकदम एक्यूरेट आंसर आएगा, एक्यूरेट कैलकुलेशन होगी। नेक्स्ट आपको दे रखा है को प्रेसिपिटेशन और पोस्ट प्रेसिपिटेशन। तो यहां पर मैंने आपको समझाया भी था, जैसे मान लीजिए कैल्शियम का क्रिस्टल बन गया, कैल्शियम का क्रिस्टल बन गया, ये वो पीपीटी है जो हमें चाहिए थी, पर अगर हमारे सॉल्यूशन में गलती से मैग्नीशियम भी है तो मैग्नीशियम भी +2 चार्ज रखता है,
कैल्शियम भी +2 चार्ज रखता है, तो इन दोनों की क्या हो गई, फिजिकल प्रॉपर्टी सेम हो गई। और इन दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होने के कारण ये मैग्नीशियम भी क्या होगा, इस कैल्शियम के क्रिस्टल पे, इस कैल्शियम की पीपीटी पे एडजॉर्ब हो जाएगा। सरफेस पे रहना मतलब एडजॉर्ब होना। तो ये हो गया को प्रेसिपिटेशन, मतलब कि जो हमारा प्रेसिपिटेट बन रहा है, जो हमारा डिजायर्ड प्रेसिपिटेट था, उसी के साथ उसी की सरफेस पे अटैच होकर, एडजॉर्ब होकर एक और प्रेसिपिटेट साथ में ही बन रहा है। तो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज को प्रेसिपिटेशन। ठीक है, देखो यहां पे लिखा है दिस इम्प्यूरिटीज कैन बी प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन बिफोर प्रेसिपिटेशन। ये पहले से सॉल्यूशन में था मैग्नीशियम, और जब हमारा कैल्शियम का प्रेसिपिटेट बना ना, तो कैल्शियम के ऊपर +2 है और मैग्नीशियम के ऊपर भी +2 है, दोनों बाइवेलेंट है, तो दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टी भी सेम है ना। तो यहां पर ये इसके ऊपर आके एड्सॉर्ब हो जाएगा। आपको पता होगा पीरियोडिक टेबल में BE MG CA, तो आप देख सकते हैं एक ही सीरीज में आ रहे हैं, ये देखो। तो इन दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टी सेम है, इस वजह से को प्रेसिपिटेशन हो जाता है। यहां पर आपको एग्जाम्पल भी दे रखा है, देखो ये Mg+2, ये कैल्शियम +2, तो ये Mg+2 जो है एड्सॉर्ब हो गया ऊपर आके। बोथ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस आर डाइवेलेंट। ठीक है, अब यहां पर आपको लिखा हुआ है कि क्यों हो रहा है ये जो को प्रेसिपिटेशन है, ये होता क्यों है। तो ये तीनों रीजन ध्यान से सुनना और अच्छे से याद रखना। आपको ये तो क्लियर हो गया को प्रेसिपिटेशन होता क्या है, को प्रेसिपिटेशन का एग्जाम्पल क्या है। अब को प्रेसिपिटेशन होता कैसे, तो पहली बात तो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी, जैसे मान लीजिए कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, दोनों बायोवेलेंट है, दोनों एक ही सीरीज के हैं, तो इनकी प्रॉपर्टी सेम होती है, आयंस, चार्ज, सॉल्युबिलिटी, जिसकी वजह से ये एक दूसरे के ऊपर एड्सॉर्ब होने की कैपेबिलिटी रखते हैं। दूसरा, अगर आपका सॉल्यूशन सुपर सैचुरेटेड हो, मतलब कि यहां पर बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन हो आयंस का। देखो सैचुरेशन मतलब कि जैसे मान लीजिए मैं खाना खा रहा हूं, अब खाना खा के मेरा पेट भर गया, बहुत पेट भर गया। अब अगर मेरे सामने कोई फेवरेट चीज भी होगी, तो क्या मैं वो खाऊंगा? नहीं सर, मैं नहीं खाऊंगा, मेरा तो पेट फूल है, आज तो देखने का भी मन नहीं है, हटा दो। तो मतलब ये उसी तरह से हो गया कि अगर कोई सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन है ना, जो आयंस की कंसंट्रेशन है वो बहुत ज्यादा है, तो उस कंडीशन में आप कुछ और आयन नहीं डाल सकते, है ना। तो यहाँ पर आप पहले से ही बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड हो, आपका सॉल्यूशन बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड है, वो ओवर सैचुरेशन वाली कंडीशन में है, तो उस कंडीशन में भी को प्रेसिपिटेशन के चांसेस बनते हैं। सबसे पहला कब, जब सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज हो, वो तो आपको पता ही है, मैंने एग्जांपल से बता ही दिया। दूसरा कब, जब ओवर सैचुरेशन हो गया हो। और तीसरा कब, जब रैपिड प्रेसिपिटेशन हो रहा है, मतलब कि टाइट्रेशन स्टार्ट हुई, एनालिसिस स्टार्ट हुई और प्रेसिपिटेशन एंड टू एंड बन गया। तो जब प्रेसिपिटेशन एंड टू एंड बन रहा है, रैपिड प्रेसिपिटेशन बन रहा है, तो उस कंडीशन में भी को प्रेसिपिटेशन हो सकता है। तो 3 कंडीशन बताई। सबसे पहले सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी, दूसरी आपकी ओवर सैचुरेशन की वजह से, सॉल्यूशन अगर ओवर सैचुरेटेड है तो, तीसरा आपका रैपिड प्रेसिपिटेशन अगर सॉल्यूशन में बन रहा है, तो उस कंडीशन में को प्रेसिपिटेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये तो कारण हो गए। अब हम क्या करें सर, एक काम करते हैं, ओवर सैचुरेशन मतलब कंसंट्रेटेड ज्यादा है तो कम कर देते हैं, मामला ठीक हो जाएगा। दूसरा, अगर हमारी प्रेसिपिटेशन रैपिड हो रही है तो उसको स्लो कर देते हैं, फिर भी हम बच जाएंगे। हाँ बिल्कुल सही बात है, तो ये तरीके हैं कुछ बचने के। ठीक है, ठीक है सर, कोर्स समझ में आ गया, एग्जाम्पल समझ में आ गया। अब ये मिटिगेशन मतलब कि कम करने के तरीके, मिटिगेटिंग मतलब कि किस तरह से को प्रेसिपिटेशन के चांसेस को कम करे, किस तरह से इस इम्प्यूरिटी से बचे। तो 2 तरीके तो यहाँ पता लग ही गया कि एक तो कंसंट्रेटेड है सॉल्यूशन, तो उसको डाइल्यूट कर दो, कम कंसंट्रेटेड कर दो, और दूसरा रैपिड प्रेसिपिटेशन हो रहा है तो स्लो करा दो प्रेसिपिटेशन को। ठीक है, और क्या तरीका है, देखो स्लो प्रेसिपिटेशन हो गया, है ना। और टेम्परेचर का भी इंपॉर्टेंट रोल होता है। मान लीजिए टेम्परेचर की वजह से ऐसा कुछ हो रहा है, तो टेम्परेचर भी फिक्स रखो, एक्यूरेट रखो, ऑप्टिमम रखो, जितना हमें चाहिए उतना रखो। सॉल्वेंट को ऐड करके देखो, आपके प्रेसिपिटेटिंग एजेंट को ध्यान से देखो कि प्रेसिपिटेटिंग एजेंट वही है ना जो हमें चाहिए, क्या प्रेसिपिटेटिंग एजेंट ज्यादा तो नहीं ले रहे, कम तो नहीं ले रहे, गलत तो नहीं ले रहे। ठीक है, वॉशिंग वगैरह सब कुछ प्रॉपर होनी चाहिए। वॉशिंग से आप हटा सकते हो को प्रेसिपिटेशन को, क्योंकि जब भी आपका पीपीटी आता है, प्रेसिपिटेट आता है, अब प्रेसिपिटेट में इम्प्यूरिटी तो होती है, तो उसको आप वॉशिंग कर सकते हो, वॉशिंग से हटा सकते हो ना, तो वॉशिंग भी एक तरीका है। वॉश कर दो उसको, वॉश करके धो दो उसको, जो उसकी इम्प्यूरिटी वो निकाल दो, हटा दो। ठीक है, फिर आपका आ गया पोस्ट प्रेसिपिटेशन। तो पोस्ट प्रेसिपिटेशन मैंने आपको बताया कि बाद में प्रेसिपिटेट हो रहा है ना, ड्यू टू टेम्परेचर फ्लक्चुएशन, कुछ भी हो रहा है किसी भी वजह से, पर बाद में हो रहा है। जैसे मान लीजिए नॉर्मल पीपीटी बन गई ना आपकी, उसके बाद
उसके बाद अगर आपकी टाइट्रेशन चलती रही, अगर आपकी टाइट्रेशन चलती रही तो एक और पीपीटी बनने के चांस होते हैं। या फिर टेम्परेचर फ्लक्चुएशन की वजह से भी ऐसा होता है। तो पोस्ट प्रेसिपिटेशन नाम से पता लग रहा कि जब हमारी डिजायर्ड पीपीटी बन चुकी है उसके बाद जो प्रेसिपिटेट बन रहा है उसे बोलेंगे पोस्ट प्रेसिपिटेशन। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा जो प्रेसिपिटेशन बन चुका है उसके बाद भी अगर हमारी टाइट्रेशन कंटिन्यू हो रही है तो पोस्ट प्रेसिपिटेशन के चांसेस बनते हैं। या फिर अगर टेम्परेचर में फ्लक्चुएशन आता है तो पोस्ट प्रेसिपिटेशन के चांसेस बनते हैं। ये देखो, अगर आपका प्रेसिपिटेशन कंटिन्यू है तो पोस्ट प्रेसिपिटेशन के चांसेस बनेंगे, है ना। या फिर साइज का डिफरेंस है। अब वहां पर तो क्या हो रहा था को प्रेसिपिटेशन में कि आपका जो कैल्शियम था, आपका जो मैग्नीशियम था वो एक जैसा है, बायावेलेंट है, साइज वगैरह, आयन वगैरह सब कुछ लगभग सिमिलर ही है। मान लीजिए यहाँ पर ये जो पोस्ट प्रेसिपिटेशन हो रहा है ना, यहाँ पर एक एक्स आयन है जो कि बिल्कुल अलग साइज का है, और ये जो प्रेसिपिटेट बना है ये वाई आयन का है जो कि बिल्कुल अलग साइज का है। तो इसकी साइज और इसकी साइज बिल्कुल अलग अलग है, इनके तो फिर भी आसपास ही है, ऊपर से इनकी प्रॉपर्टी भी सेम है, फिजिकल प्रॉपर्टी वगैरह सारी सेम दिखने को मिलती है ना। चार्ज हो गया, साइज हो गया, इनकी बाइवेलेंट प्रॉपर्टीज हो गई, एक ही पीरियड में आ रहे हैं, है ना। तो ये सारी चीजें सिमिलर है इनमें, ग्रुप वगैरह में आ रहे हैं पीरियोडिक टेबल के, ये सारी चीजें सिमिलर है इनमें। पर यहाँ पर जो आयन दूसरा है जो कि बाद में आके डिपॉजिट हो रहा है, बाद में आके प्रेसिपिटेट बना रहा है, वो वाई से बिल्कुल अलग होगा। हो सकता है इसकी और इसकी साइज अलग हो, इसका और इसका चार्ज अलग हो, पर ये बन क्यों रहा है फिर भी? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है या कम हो रहा है टेम्परेचर फ्लक्चुएशन की वजह से, या फिर प्रेसिपिटेशन आपने कंटिन्यू कर दिया तो भी ऐसा सीन देखने को मिल सकता है। ठीक है सर, ये तो क्लियर हो गया कि को प्रेसिपिटेशन में जो आपका प्रेसिपिटेट बन जाता था उसी के ऊपर एडजॉर्ब हो जाता था को प्रेसिपिटेशन में। सर ये पोस्ट में क्या होने वाला है? देखो पोस्ट में क्या है, सबसे पहले आपका प्रेसिपिटेट बन गया, जी सर हमारा नॉर्मल प्रेसिपिटेट बन गया। अब थोड़ी देर बाद वो दूसरा प्रेसिपिटेट आने वाला है, जी सर। अब क्या होगा कि या तो वो अलग से प्रेसिपिटेट बना के आएगा दूसरा, या फिर वो प्रेसिपिटेट इसी के ऊपर एडजॉर्ब हो सकता है। तो दोनों कंडीशन बन सकती है, जो नॉर्मल हमारी पीपीटी बनी थी उससे आके पोस्ट पीपीटी अटैच हो सकती है, या फिर वो खुद अलग से अपना प्रेसिपिटेट बना के आ रही है। समझ में आया? चलिए, तो इसको कम कैसे कर सकते हैं? वॉशिंग सबसे बेस्ट, वॉश कर दो, जैसे ही कुछ बाहर आ रहा है ना, आइसोलेट कर रहे हैं, वॉश कर दो, वॉश कर दो। फिर डाइजेशन, अब इतनी देर से मैं 2-3 बार डाइजेशन बोल चुका हूं, होता क्या है ध्यान से सुनना। जैसे मान लीजिए ये मेरा सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में यहाँ पर मेरी पीपीटी बन गई है। अब पीपीटी के साथ हो सकता है यहाँ पर पोस्ट पीपीटी बन गई हो, क्या बन गया हो? पोस्ट प्रेसिपिटेशन बन गया हो सकता है। तो मैं क्या करूंगा, इस सॉल्यूशन को हीट कर दूंगा, क्या कर दूंगा? हीट कर दूंगा। तो इसे ही कहते हैं डाइजेशन। डाइजेशन एक प्रोसेस है, वो खाने वाला डाइजेशन मत लिखाना नालायक को। डाइजेशन एक प्रोसेस है हमारे ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में, ग्रेविमेट्रिक टाइट्रेशन में, जहां पर हम हमारे सॉल्यूशन को हीट कर देते हैं। और हीट क्यों करते हैं? ताकि हमारा जो नॉर्मल प्रेसिपिटेट बना, अगर उसके साथ कोई पोस्ट प्रेसिपिटेट बना होगा तो वो हट जाएगा। तो आप डाइजेशन से हटा सकते हो, बाहर निकलने के बाद वॉशिंग से हटा सकते हो, और टेम्परेचर वगैरह मेंटेन करके भी आप रोक सकते हो पोस्ट पीपीटी को बनना। या फिर आप टाइट्रेशन को कंटिन्यू ना करके, जब आपका प्रेसिपिटेट बन गया तो फिर क्यों टाइट्रेशन कंटिन्यू करनी, उसको रोक के भी आप पोस्ट पीपीटी को बनने से रोक सकते हो। ठीक है सर, क्लियर है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे सारा डिफरेंस अच्छे से बता रखा है, जो भी मैंने आपको अभी तक बोला वो सारा यहाँ पे फ्लो चार्ट में भी दे दिया, टेबल में भी दे दिया। टेबल मिल गई, चलो बढ़िया। अब लास्ट में आपको सिलेबस में दे रखा है एस्टिमेशन ऑफ बेरियम सल्फेट। अब अगर आप मैं आपको बोलूं कि ये आपको आता है तो सर हमें कैसे आता है, हमने तो अभी तक करा ही नहीं। अरे कर लिया आपने, देखो आपने देखा था ना, BaCl2 प्लस H2SO4 बना आपका BaSO4, ये पीपीटी बनी है आपकी। फिर इसको आइसोलेट करना, फिर इसको आपको वॉश करना, है ना, ड्राई करना, हीट करना, कूल करना, वे करना, वही सब है, वही सब है, ये वही है। एग्जाम्पल मैंने इसलिए उसका लिया था, है ना। BaCl2 plus H2SO4, H2SO4 is a precipitating agent, must be pure. तो H2SO4 react with BaCl2, then form BaSO4, a precipitate which is insoluble solid. then उस precipitate को हमने क्या करना है, फिल्टर पेपर से आइसोलेट करना है। आइसोलेट करने के बाद उसको क्या करना है, हमें वॉश करना है, ड्राई करना है, हीट करना है, इग्निशन करना है, कूल करना है, वे करना है, कूल डेसिकेटर में करना है। उसके बाद उसको वे करने के बाद हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये हो गया है, पहले ही हो गया है, ठीक है। चलिए, आई होप आपको लेक्चर क्लियर हुआ होगा। इस लेक्चर में बहुत ही डिटेल स्टडी हमने करी है ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस की, ग्रेविमेट्रिक टाइट्रेशन की,
किस तरह से टाइट्रेशन होता है, किस तरह से ये एनालिसिस परफॉर्म होती है, यहाँ पर क्या करना होता है, प्रेसिपिटेट बनता है तो वो कैसे बनता है, प्रेसिपिटेट एजेंट की मदद से, प्रेसिपिटेटिंग एजेंट किस तरह से होना चाहिए, प्रेसिपिटेटिंग एजेंट की क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, जैसे कि वो प्योर होना चाहिए, वो हमारे सब्सटेंस ऑफ इंटरेस्ट के साथ रिएक्ट करना चाहिए, वो पीपीटी बनाने वाला होना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीजें हमने देखी। हमारा जो सैंपल होता है वो सॉल्वेंट में अच्छे से डिजोल्व होना चाहिए, वो भी हमने देखा। टेम्परेचर और पीएच भी अच्छे से मेंटेन होना चाहिए। उसके बाद हर एक स्टेप जो कि इन्वॉल्व है ग्रेवियोमेट्रिक एनालिसिस में, वो सारी स्टेप अच्छे से होनी चाहिए, तब जाके हमें फाइनल रिजल्ट प्रॉपर मिलता है, एक्यूरेट कैलकुलेशन के साथ मिलता है, हाईली प्रिसाइज मिलता है, हाईली एक्यूरेट मिलता है और हाईली प्योर रिजल्ट हमें ऑब्टेंड होता है और प्योरिटी का भी पता लग जाता है। ठीक है, क्लियर है। तो ये था आज का आपका टॉपिक ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। अब इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे डायएजोटाइजेशन टाइट्रेशन। तो ये भी रिएक्शन वाली है, मजा आएगा, बहुत ही छोटी सी है, सिंपल सी है, बेसिक सी है। और इसके बाद इस यूनिट को कंप्लीट करते हुए हम बढ़ेंगे नेक्स्ट यूनिट पे, रेडॉक्स पे। तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट लेक्चर में डायएजोटाइजेशन टाइट्रेशन के साथ। आई होप आपको लेक्चर क्लियर हुआ होगा। अगर आपको लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ये नोट्स आपको मिलेंगे www.depthofbiology.com वेबसाइट पे। साथ ही साथ आप जुड़ सकते हैं एप्लीकेशन से, टेलीग्राम से, इंस्टाग्राम से, व्हाट्सएप चैनल से। एप्लीकेशन पे अलग अलग कोर्सेज आपको मिलेंगे, आगे जाके जब आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करोगे तो उन कोर्सेज में आप एनरोल हो सकते हो। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल पे आपको मीम्स मिलेंगे और डेली अपडेट्स मिलेगी। आपकी फार्मेसी की जर्नी को हम आसान बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और वेबसाइट पे सिर्फ वैसा ही नहीं है कि नोट्स मिलेंगे, वेबसाइट पे एमसीक्यू प्रैक्टिस होगी, वेबसाइट पे टिप्स होंगे, सब कुछ मिलेगा। एक बार एक्सप्लोर तो करो। तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक्स है, जाके एक्सप्लोर करिए और अच्छे से फायदा उठाइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सब्सक्राइब एंड शेयर फॉर मोर, ताकि ऐसी वीडियो मैं आपके लिए और लेकर आता रहूं। हैव ए नाइस डे, हैव ए गुड डे। जय श्री राम। थैंक यू।